आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 1 का। बीए सेमेस्टर 1 का हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जो यूनिट 1 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग बीए सेमेस्टर 1 का जो नया सिलेबस है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा नया सिलेबस जो जारी किया गया है, उस सिलेबस का हम डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी अलग से बना हुआ है बीए सेमेस्टर 1 का, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए, आज हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे। MJCA MIC आपका हिस्ट्री होगा, आपने हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट लिया होगा, MJC या MIC, तो उसको आज हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले जो सिलेबस था उसको ऑनर्स लिया जाता था, ऑनर्स पेपर। और ऑनर्स पेपर का मतलब ये होता था, जैसे हिस्ट्री आपने लिया ना, तो हिस्ट्री को ऑनर्स में आपने लिया, तो ऑनर्स पेपर का मतलब ये होता था कि आपको उस विषय का गहराई से नॉलेज, और क्वेश्चन भी गहराई से ही पूछे जाते हैं। क्योंकि इससे पहले भी हमारे चैनल पर आप देख लीजिएगा, पिछला 3 बैच हम पढ़ा चुके हैं। पिछला 3 बैच का आपको वीडियो इस पर मिल जाएगा, बीए पार्ट 1 का। ये बीए पार्ट 1 उस समय सेमेस्टर वाइज लागू नहीं हुआ था, सेमेस्टर वाइज सिलेबस लागू नहीं हुआ था, तो पिछले 3 साल से आप देख लीजिएगा, उस पर पढ़ाए हैं हम। ठीक, अब की बार सेमेस्टर वाइज लागू हो गया है कि बीए पार्ट 1 में भी सेमेस्टर 1 होगा, सेमेस्टर 2 होगा। ठीक, तो उस समय क्या होता था, हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते थे। अगर हिस्ट्री ऑनर्स लिया है ना, तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, आपसे एकदम गहराई में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने गेस पेपर भी खरीद लिया तो बस कुछ ही % गेस पेपर से आ पाता था, और नहीं तो बाकी आप पढ़िएगा तो ही आपको क्वेश्चन आ पाते थे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको समझ में, क्योंकि उस समय ऑनर्स था। ठीक, अभी भी मेजर कोर्सेज है, तो मेजर कोर्सेज या माइनर कोर्स आपने लिया है, खासकर मेजर कोर्स भी अगर आपने लिया है, तो सीधी सी बात है कि आपको गहराई में पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि प्रोफेसर सब वही हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, इसका मतलब ये थोड़े है कि आपको ऊपर ऊपर पूछा जाएगा। आप इसका सिलेबस देख लीजिएगा, कितना गहराई से सिलेबस है। कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष अगर लिखा गया है ना, तो सोर्सेस ऑफ जो सोर्सेस है, उसका सर्वेक्षण कह रहा है करने के लिए, यानी कि जो स्रोत है, स्रोतों का सर्वेक्षण कह रहा है करने के लिए। उसमें तो मात्र स्रोत ही पढ़ने थे, पहले जो सिलेबस था उसमें मात्र स्रोत ही पढ़ने थे, इसमें सर्वेक्षण कह रहा है करने के लिए। और कॉन्सेप्ट और भारतवर्ष में कह रहा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारतवर्ष, मतलब भारतवर्ष की समझ होनी चाहिए। भारतवर्ष के जो पर्यायवाची नाम है, उस नामों की बढ़िया समझ होनी चाहिए। साथ में वेद, वेदांग, स्मृति, पुराण और जो भी बौद्ध ग्रंथ है, इन सारे ग्रंथों को भी आपका बारे में समझ होना चाहिए कि ग्रंथ कैसे हैं और क्या हैं। समझ लीजिए, इतना गहराई में पढ़ने हैं। जबकि कुछ बच्चे कर क्या रहे हैं, सिर्फ गेस पेपर लेकर और बस उसी को पढ़ना रटना स्टार्ट कर दे रहे हैं। अरे ये पहला बार सिलेबस लागू हुआ है, आप काहे नहीं समझ रहे हैं। मेजर कोर्स में लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी वहां से आ पाएगा क्वेश्चन। और आपको समझदारी भी तो होनी चाहिए ना। आप अगर यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो आगे अगर आपको यूपीएससी या बीपीएससी का एग्जाम देना होगा, कहीं इंटरव्यू में बैठना होगा, मेजर कोर्स में आपको देखेगा, या आपको टीचर ही बनना होगा, टीचर ही आपको बनना है। और मेजर कोर्स में देखा जाएगा कि आपके मेजर कोर्स ये लिया हुआ है और कुछ उसका समझ ही आपको नहीं है, तो बच्चों को आप क्या पढ़ाइएगा। क्योंकि आप जो मेजर कोर्स लिए होते हैं, आपको स्कूल में भी वही कोर्स पढ़ाने के लिए दिया जाता है, तो क्या पढ़ा पाइएगा। यूपीएससी या बीपीएससी का अगर आप एग्जाम देंगे और वहाँ पर भी आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, तो वहाँ पर भी ऑप्शनल सब्जेक्ट मुख्य रूप से यही चुना जाता है। अगर ये नहीं चुनिएगा तो वहाँ इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि आपने मेजर सब्जेक्ट लिया था, यानी ऑनर्स पहले तो था, ऑनर्स पूछा जाता था, अब मेजर सब्जेक्ट पूछा जाएगा। मेजर सब्जेक्ट ये लिया हुआ है आपने, और ये ग्रेजुएशन में, तो फिर आपने ये यहाँ पर ऑप्शनल में दूसरा सब्जेक्ट क्यों लिया हुआ है। मतलब इसकी गहराई से नॉलेज होनी चाहिए। चलिए वही हम लोग पढ़ेंगे। और ये पढ़ेंगे कैसे, सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के बाद इसका क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आएंगे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसका कंप्लीट करवाएंगे हम आपको लिखवा कर। साथ में ही आपको जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, इसका मॉडल सेट हम आपको देंगे, और मॉडल सेट से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि पता तो चले आपने इसमें पढ़ा है, तो आपको खुद से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साथ में ही आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस भी करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा वैसा कभी भी नहीं देना है। पिछले 3 बैच हमने एकदम फ्री पढ़ाया है, और मॉडल से भी प्रैक्टिस करवाया है, सब कुछ क्वेश्चन वोश्चन सब फ्री दिया है। तो आप हमारे वो टेलीग्राम जो ऐसे ग्रुप ज्वाइन करेंगे, तो उसमें ऊपर जाएंगे ना, पहले पीछे जाएंगे तो आप देख भी लेंगे कि वहाँ पर मॉडल से हमने सारा फ्री दिया है। बच्चे बहुत सारा आंसर लिख कर भेजे हैं, हम वहाँ पर चेक करके बताते हैं कि हाँ आपको यहाँ और सुधार की जरूरत है, और यहाँ पर आपको लिखने हैं, और यहाँ पर और आपको सुधार चाहिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऐसे लिखा जाता है, कंक्लूजन ऐसे लिखा जाता है, मिडिल पार्ट ऐसे लिखा जाता है, यहाँ डायग्राम ऐसे बनाया जाता है। और खुद हम पहले आपको बताएंगे कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको लिखा कैसे जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम ग्रुप का, या आपको टेलीग्राम में सर्च करना हिस्ट्री टॉक, और आपको टेलीग्राम ग्रुप देखिए मिल जाएगा, और आपको ज्वाइन कर लेना है।
तो चलिए उसको फ्री है, बिल्कुल फ्री है, आप ये चिंता मत कीजिएगा बाद में कहेंगे कि पेड कोर्स ले लो तो ये ऐसे कर लो, ऐसे एक भी पैसा नहीं देना है आपको, ध्यान रखिएगा। और हम मांगेंगे कि अगर हम मांगेंगे, गलती से मांग भी दिया तो नहीं देना है आपको, कहना है कि आप फ्री बोले थे, अब ऐसे मांगेंगे नहीं, पैसा नहीं मांगेंगे आप, इस भी बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब कुछ आपको फ्री में दिया जाएगा, क्लासेस भी, क्योंकि पिछले 3 वो क्लासेस जो बैच है वो फ्री पढ़ाए हैं हम, तो ये भी फ्री ही पढ़ाएंगे। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष, भारतवर्ष की अवधारणा हम लोग पढ़ना, और इसमें सबसे पहले क्या पढ़ने हैं, सोर्सेस के बारे में पढ़ने हैं, और सोर्सेस यानी कि स्रोतों का सर्वेक्षण करना है आपको कि स्रोत कैसे। तो सबसे पहले इतिहास के बारे में हमको जानना पड़ेगा कि भारतीय जो इतिहास है यानी भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष के जो जानने का स्रोत क्या है, स्रोत क्या है, चलिए आपको समझाते हैं। हाँ, हमें ये बात उम्मीद होगा आप एकदम समझते रहिए। कंबल में बैठे हैं ना, पता है कंबल में बैठे हैं, ठंडा के दिन है कंबल में बैठे होंगे, अगर गर्मी के दिन है तो पंखा के नीचे बैठे होंगे, ठीक। तो पंखा के नीचे बैठे होंगे या कंबल में बैठे होंगे, जहाँ पर भी आप बैठे होंगे तो वहाँ पर बैठ कर आप समझिए आप बैठ कर अभी क्लास देख रहे हैं, और तब तक आपके गाँव में हो गया मार समझते हैं ना, बहुत भयंकर मार हुआ है, आपको पता नहीं चला। क्लास के बाद आपको, क्लास के जैसे ही क्लास ये ख़त्म हुआ तैसे ही आपने मोबाइल बंद किया तो हल्ला का आवाज़ सुनाई दिया, तो मतलब आपको अनुमान लगेगा मार तो हुआ है। जैसे ही आप घर से बाहर निकले तब तक कोई व्यक्ति आप ही का दोस्त उधर से दौड़ता हुआ आया, कहा कि मार हुआ है। तो बताइए मार हुआ है ये बात कैसे पता चला, वहाँ बात पता चलने का स्रोत क्या है, उस मार का स्रोत क्या है, मार पता चलने का, मार जबरदस्त हो गया है, कौन स्रोत है, आपका दोस्त, वो मौखिक रूप से बताया, ठीक, वो मौखिक रूप से बताया। अभी साथ में ही जैसे ही मार हुआ था, आपको पता है इस समय मार हो रहा है तो फोटो और वीडियो क्लिक हो जा रहा है उसी समय, तब तक आपके व्हाट्सएप पर भी आ गया, उधर से कोई और व्यक्ति भेज दिया कि देखिए कि उधर फोटो खींच के कि मार हुआ है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ आपको स्रोत मिल गए, यहाँ पर मौखिक के साथ एक स्रोत मिल गया आपको वीडियो के फॉर्म में या फोटो के फॉर्म में, दूसरा स्रोत हो गया। पहला स्रोत आपका दोस्त बताया, आपके दोस्त ने बताया कुछ, मान लीजिए आपके दोस्त ने कुछ ज़्यादा ही बता दिया कि 2000 लोगों ने मार किया है, जबकि मार हुआ है 2 लोगों में, सिर्फ फाइटी समझते हैं, मुक्का हाथ मुक्का चला है 2 लोगों में, आपने वीडियो देखा रहे तो 2 लोगों में मार झगड़ा हुआ है, क्योंकि दोस्त ने आपको कुछ और बताया था, ठीक। और पर्सनली वहाँ पर जाकर आप देखेंगे कि आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा कि अच्छा मार थोड़ा ज़्यादा हुआ है, तो वहाँ जाकर देखेंगे सामान टूटा फूटा होगा, तब को नहीं 2 ही लोग नहीं और भी लोग लड़े होंगे, ठीक। तो ये सारे स्रोत पता चल रहे हैं, ठीक। वैसे ही भारतवर्ष के बारे में भी हमें स्रोत पता चलते हैं, कैसे कैसे भारतवर्ष यहाँ तक आज हम लोग पहुँच पाए हैं, तो स्रोत कैसे पता चलता है। अगर इतिहास भी पढ़ते हैं तो आप कैसे पढ़ते हैं, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। कैसे लाइन से पढ़ते हैं, सबसे पहले पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, यानी मानव की उत्पत्ति जहाँ से हुई, पत्थरों वाला काल से, फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, जिसमें आर्यों के बारे में पढ़ते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे और यहाँ पर आकर छोटे छोटे गाँव बनाए, पहले कबीला में रहते थे, फिर गाँव बनाने लगे, गाँव बनाने के बाद धीरे धीरे जनपद बनाने लगे, जनपद ही महाजनपद हो गया, बड़ा सा महाजनपद हो गया, और फिर महाजनपद काल के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है, फिर हर्यक वंश के बारे में पढ़ना होता है। ये ऐसे ऐसे करके इतिहास एकदम लाइन से मिलता है, तो आपको ऐसा अनुमान नहीं हुआ कि अरे ये लाइन से कौन किया होगा, ऐसे एकदम लाइन से एकदम ऐसे पहले पाषाण काल पढ़ना है, फिर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, फिर वैदिक काल पढ़ना है, तो आपको मन में नहीं सवाल होगा अच्छा पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों आया, कौन ऐसा बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता ही आएगा, उसके बाद तो वैदिक सभ्यता भी रखा जा सकता था, किसने ऐसा रखा, कौन सा ऐसा प्रमाण है। तो इसको वही बात हम लोग को समझना है, स्रोतों के बारे में, प्रमाण के बारे में समझना है। तो देखिए भारतीय इतिहास जब हम पढ़ते हैं ना, तो भारतीय इतिहास में मुख्य रूप से इतिहासकारों को द्वारा ये कहा जाता है कि भारतीय इतिहास कभी भी सुव्यवस्थित ढंग से कभी नहीं लिखा गया, सुव्यवस्थित ढंग से लिखवाया अंग्रेजों ने। तो आप कहेंगे अंग्रेज तो हमारे देश से लूट कर जा रहे थे, उनको क्या पड़ा था अंग्रेजों को लिखवाने का भारत का इतिहास, वो तो हमारे दुश्मन थे, उनको क्या जरूरत, उसको खाली ट्रेन का पटरी बिछवा रहे थे या लाइन इधर उधर दे रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, वो सब जो भी इंजन मशीन वहाँ पर बैठा रहे थे या कुछ भी करवा रहे थे, वो अपने लिए करवा रहे थे ताकि भारत से सामान लेकर जाया जाए। तो वो भारतीय इतिहास के बारे में क्यों मतलब जानेंगे। देखिए जब आप मध्यकालीन इतिहास पढ़े होंगे तो ठीक, नहीं पढ़े होंगे तो अभी ग्रेजुएशन में आ ही गए हैं तो अब तो पढ़ना ही है। तो जब मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास, जब अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे ना तो एगो चीज़ आप पढ़ेंगे, 1757 का प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे, जो कि बंगाल में स्थित है। प्लासी एक जगह का नाम है और प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है। भागीरथी वो उत्तराखंड वाली भागीरथी नहीं, ये बंगाल में भी एक भागीरथी नदी है, ठीक। तो 1757 में जब अंग्रेजों द्वारा प्लासी का युद्ध जीता गया और बंगाल के नवाब को हराया गया, उसी समय से अंग्रेजों का सत्ता भारत पर बंगाल से शुरू हुआ कब्जा होने का,
और बंगाल से धीरे धीरे होते होते पूरा भारत पर, क्योंकि भारत के दक्षिण में भी ये लोग कब्जा कर रहे थे उसी समय, और भारत के पूरा लगभग संपूर्ण भारत पर इन लोगों ने कुछ हिस्सा छोड़कर संपूर्ण भारत पर इन्होंने कब्जा कर लिया। 1757 से लेकर 1764 तक तो ये प्रत्यक्ष रूप से आ गए थे। 1764 में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद से ये लोग प्रत्यक्ष भारत की सत्ता में हस्तक्षेप करने लगे थे और भारत की सत्ता चलाने लगे थे। उसके बाद क्या हुआ, भारत की जब सत्ता चलाने लगे थे तो इन्होंने कहा कि देखिए, कभी भी अगर कोई भी व्यक्ति अगर आ रहा है और लूट कर लेकर भाग जा रहा है तो उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन किसी व्यक्ति को एकदम आराम से लूटना है और मन से एकदम लूटना है तो क्या करना पड़ेगा, वहाँ रह कर लूटना पड़ेगा। अंग्रेजों ने ठीक ऐसा ही जुगाड़ लगाया। क्या करा अंग्रेजों ने, अंग्रेज जब भारत पर सत्ता स्थापित करने लगे और शासन करने लगे तो अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ की परंपराएं, क्योंकि वो लोग आते थे पश्चिमी देश से, क्योंकि उनको वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं। जब भी किसी को ड्रेस आप देखते होंगे कि ड्रेस पहना हुआ है या कोई भी महिला या पुरुष ड्रेस पहना हुआ है तो मैक्सिमम जैसे जीन्स हो गया, हम लोग जीन्स पहनते हैं। जीन्स कहाँ का है, वेस्टर्न कल्चर है, यानी कि पश्चिमी सभ्यता है, अंग्रेजों की तरफ की यूरोपीय सभ्यता है। ध्यान रखिएगा, ये चाय पीते हैं हम लोग या बहुत सारे खाना खाते हैं और महिलाएं भी बहुत सारा ड्रेस पहनती हैं तो बोला जाता है कि वेस्टर्न ड्रेस है या वेस्टर्न कल्चर के लोग फॉलो कर रहे हैं, और बहुत सारे डे मनाए जाते हैं। या वैसे भी कैलेंडर भी हम लोग फॉलो करते हैं। ये 1 जनवरी जब मनाते हैं हैप्पी न्यू ईयर, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उन्हीं अंग्रेजों का कैलेंडर है। हम लोगों का तो कैलेंडर यहाँ शक संवत और विक्रम संवत मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और भारत सरकार भी शक संवत को फॉलो करती है, ना कि 1 तारीख वाला नहीं। आप देखते होंगे आपका एग्जाम अगर 10th 12th में होंगे तो आपका एग्जाम कब होता है, जनवरी में एग्जाम होता है क्या? नहीं, इंग्लैंड में होते तो आपका जनवरी में एग्जाम होता है, क्योंकि 1 साल पूरा दिसंबर में हो जाता है और जनवरी में आपका एग्जाम होता है। लेकिन यहाँ पर एग्जाम कब होता है, मार्च में या फरवरी में आपका एग्जाम होता है, क्योंकि मार्च के बाद से ही नया साल शुरू होता है शक संवत का, ध्यान रखिएगा। तो वही अंग्रेजों ने जब भारत में सत्ता स्थापित किया तो यहाँ पर देखा कि लोगों की जो मान्यताएं हैं, जो जाति व्यवस्था है, जो इनके धार्मिक कार्य हैं, ये सब इंग्लैंड से बहुत अलग थे और वो अंग्रेज समझ ही नहीं पा रहे थे। क्यों? अब अंग्रेजों को समझने की क्या जरूरत है? देखिए, भारतीय लोगों को लूटना तो डायरेक्ट नहीं ना लूट सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट ये नहीं था कि सोना का भंडार 400 टन है, लूट के लेके भाग जाओ। सोना का भंडार तो था ही, साथ में उनको लूटना कैसे था? भारत को लूटना था, भारत के किसानों को लूटना था उनको। देखिए, भारत उस समय भी अभी भी कृषि प्रधान देश ही है। अगर भारत को लूटना है तो भारत के किसानों को लूटना पड़ेगा आपको, ध्यान रखिएगा। भारत को लूटना है तो भारत के क्या करना पड़ेगा? किसानों को लूटना पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ से ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कोयला है, या कोयला भी है लेकिन बहुत सारा ऐसा नहीं कि सारा संपत्ति उसी में छुपा हुआ है। जैसे सऊदी अरब में तो सारा संपत्ति वहाँ पर तेल में ही छुपा हुआ है, तेल लूट कर लेके चले जाइएगा, सब संपत्ति लेकर चले जा सकते हैं। लेकिन भारत को अगर अंग्रेजों को लूटना था तो किसको लूटना पड़ता था? यहाँ के किसानों पर टैक्स लगाना पड़ता था। किसानों से बहुत सारे चीज़ जैसे अफीम हो गया, चाय हो गया, नील हो गया, इस सब को उत्पादन करवाना पड़ता था। और उत्पादन करवा कर और यहाँ से लेकर जाकर यूरोप के बाजारों में ये लोग क्या करते थे? बेचते थे। तो यह एक लंबा प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। और इस प्रोसेस में बीच में बहुत सारे लोग आएंगे ना जी, टैक्स वसूलने वाले, खेती करवाने वाले, उन लोगों से सामान लेने वाले, फिर उनको वापस कुछ पैसा देने वाले, कुछ पैसा देंगे तभी तो खेती करेंगे वो। इन सब में बहुत सारा समय लगता था और बहुत सारे नियम बनाने पड़ते थे। लोगों के बीच में त्यौहार आ गया, कुछ और आ गया, मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं। अब आप शासन पर बैठ गए हैं, अब राजा की भूमिका में आप हैं तो आपको न्याय भी करना पड़ेगा। अंग्रेज जब राजा की भूमिका में आ गए तो उनको न्याय भी करना पड़ेगा ना जी आपको। अब राजा बन गए हैं, आप हीरो बनकर राजा बन गए हैं। 2 लोग इधर मार करके इधर से आए, मार झगड़ा करके आए 2 कि ये हमारा जमीन ले लिया है और ये कह रहा है हमारा जमीन ले लिया है। तो ये फैसला किसको करना पड़ेगा बताइए? इधर का दिख नहीं रहा, चलो ये दोनों भाई है, वो दोनों व्यक्ति है, ठीक। ये मार करके इसके पास आए, क्योंकि अंग्रेज के शासन है तो उस समय फैसला राजा ही करते थे। राजा तो आप राजा बन गए तो फैसला कौन करेगा? आप। और आप फैसला कैसे करेंगे जो भारत के बारे में कुछ जानते ही नहीं है? तो भारत को जानने के लिए अंग्रेजों को क्या करना पड़ा? भारत के इतिहास जानने पड़े। यहाँ की जितने भी पुस्तकें थी उसको आंग्ला भाषा में ट्रांसलेट करवाना चालू किया इन लोगों ने। आपको पता होगा कि मनुस्मृति, जो कि हिंदू धर्म की प्राचीन किताब मानी जाती है, हिंदू धर्म की प्राचीन किताब मानी जाती है, उसी से हिंदू धर्म के पहले हिंदू धर्म का सामाजिक व्यवस्था चलता था कि समाज में किसको कितना हिस्सा देना है, किसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, किस जाति की, किस वर्ण की कितनी इज्जत देनी है, ये सब कैसे मनुस्मृति से पहले चलता था। अब नहीं, अब तो लोग अपने अपने मर्जी से कर रहे हैं, ठीक। तो उस समय ऐसे चलता था। तो ये अंग्रेजों द्वारा मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति को आंग्ला भाषा में ट्रांसलेट करवाया गया। आंग्ला,
अंगला। और विलियम जोन्स द्वारा, ध्यान रखिएगा, मानव स्मृतियों को अंगला भाषा में ट्रांसलेट किसने कराया? विलियम, इसको लिख लीजिए, विलियम जोन्स। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। विलियम जोन्स द्वारा अंगला भाषा, अंगला मतलब अंग्रेजी होता है, ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड, अरे अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो अंगला भाषा में ट्रांसलेट करवाई इन्होंने, ताकि समझे, पढ़े तो भारत की कैसे चलती है सामाजिक व्यवस्था, तभी तो फैसला करेंगे ना जी। भारत में कोई जज बनना है तो भारतीय संविधान पढ़ना पड़ेगा ना। हीरो बन के आके इंग्लैंड के संविधान, वैसे भी इंग्लैंड के संविधान नहीं तो पढ़ेंगे, वहाँ लिखित संविधान नहीं है। तो किसी भी समाज में आप राजा बनेंगे तो समाज का धार्मिक मान्यता तो जानना पड़ेगा ना। तो आप कहेंगे नहीं, उससे क्या होता है, अंग्रेज अपने से आते और अपने यहाँ के जो भी धार्मिक मान्यता है, भारत के लोग वैसे गरीब थे और कमजोर थे, इन्हीं पर थोप देते, जो अपने यहाँ के जो भी फैसला देते थे, जो भी नियम कानून है, सारा नियम कानून लाकर कहाँ पर रख देते? भारत में। आपको पता नहीं है, भारत कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ धर्म प्रधान भी देश है। यहाँ लोगों को लूट लीजिएगा, उनका पैसा छीन लीजिएगा तो ज़्यादा कोई कुछ नहीं करेगा। अगर उनका धर्म के बारे में कुछ बोल दीजिएगा ना तो उसके बाद देखिए आपका कैसा सत्ता उखाड़ते हैं, उखाड़ कर फेंक देते हैं। जैसे कोई गांव का मुखिया है, ठीक, गली नाली थोड़ा ख़राब बनवा दे या गली नाली बहुत ही ख़राब बनवा दे, कुछ ज़्यादा बनवाई मत करे, पूरा पैसा लूट ले, या किसी का राशन कार्ड ना बनवाए, किसी का घर वो ना बनवाए, उससे कोनो लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यही भगवान को गाली दे दे, ईश्वर को कोई, अगर वो मुखिया ईश्वर को गाली दे दे, जो भी धर्म के व्यक्ति उसके ईश्वर जो भी हैं उनको गाली दे दे, उस मुखिया को दुखिया बना देंगे लोग। आपको पता भी होगा कि धर्म पर कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता भारत में, ध्यान रखिएगा। तो उस जो भी व्यक्ति होगा, जो भी धार्मिक व्यक्ति होगा, आप देखते भी होंगे भारत की जो सत्ता चलती है धर्म से ही चलती है। कि अगर धर्म के समर्थक में आप हैं तो भारत की सत्ता में हैं, नहीं धर्म के समर्थन में है तो भारत की सत्ता में नहीं है। ये कब से चली आ रही है? अब अभी देखकर आपको लगता होगा ये सभी लोग धार्मिक हो गए, ये हो गया, नहीं, ये अंग्रेजों के समय से ही था और भारत में 3000 साल से सही चलता आ रहा है। तो अंग्रेज भी भारतीय धर्म से डरते थे। और देखिए, धर्म का मतलब ये नहीं सिर्फ हिंदू धर्म से डरते थे, नहीं, अंग्रेज या कोई भी नेता हुआ, कोई भी, वो सारे धर्मों से डरते थे। अंग्रेज मुस्लिम धर्म से भी डरते थे, हिंदू धर्म से भी डरते थे, जो यहाँ पर सिख थे उनसे भी डरते थे, जो ईसाई तो ये लोग खुद थे ही, तो ईसाई धर्म के बारे में जानते थे। जितने भी धर्म के बाकी लोग, बौद्ध, जैन, ये सबसे अंग्रेज डरते थे। सारे धर्मों का जो पुस्तकें हैं, जो इस्लाम धर्म की पुस्तकें हैं या जो भी धर्म की पुस्तकें, ये सब आंग्ला भाषा में ये लोग ट्रांसलेट करवाना चालू किए, ताकि भारतीय धर्म के बारे में ये लोग क्या कर सके, जान सके, समझ सकें। ध्यान रखिएगा। तो इतना तो आप लोग समझ गए कि अब अंग्रेजों का क्या मामला था, क्या मसला था। तब अंग्रेजों ने क्या किया, अब भारत को समझने के लिए सिर्फ भारत के ग्रंथ पढ़ेंगे तो उनको इस ग्रंथ में कुछ और बात लिखा हुआ मिलता था, इस ग्रंथ में कुछ और बात, दोनों बातें नहीं मैच हो पाता था। उनको लगता था कौन बात माने, इस बात को माने कि इस बात को माने। उनको था कि अगर कोई भी बात माने, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बात सही है, कुछ लोग कह रहे हैं ये बात सही है, अगर कोई भी एक बात माने तो मार हो जाएगा, सीधा बात है, मार होगा, क्योंकि जो सही है उसको ना मानना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करवाया। पुरातत्व मतलब समझते हैं, वैसा विभाग जो भारत के इतिहास को संरक्षित रखे, खोजे, ढूंढे। पुरातत्व का मतलब क्या होता है, आप कभी भी अगर बिहार से होंगे तो बिहार के जितने भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, जैसे कोई भी आप जाएंगे प्राचीन समय के जो भी महल देखने के लिए जाएंगे, वहाँ पर देखिएगा पुरातत्व विभाग के बगल में ही वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित, ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा। वो सब पुरातत्व विभाग के संरक्षण में आता है। भारत के जितने भी महल है, जितने भी किला है, या जो भी पहले प्राचीन समय के राजाओं के किला, महल, उनका हथियार, ये सब है ना, ये सब भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। ये भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी अंग्रेजों ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। और उसी समय से भारतीय पुरातत्व विभाग का काम ही एक ही था कि जितने भी भारत में महल है, राजा का महल है, जितने भी ग्रंथ है, इन सारे ग्रंथों को समझा जाए और भारत के इतिहास के बारे में जाना जाए, और भारत के इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखवाया जाए, मतलब लाइन से लिखवाया जाए, ठीक, कि कौन राजा के बाद कौन राजा आया, कौन राजा के बाद कौन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रंथ भी पढ़ने पड़ेंगे, साथ में उन राजाओं का महल देखना पड़ेगा, और राजाओं द्वारा जो लिपि लिखवाई गई है, जो भी आपको पता है ना, आगे आप पढ़ेंगे तो लिपि क्या होता है, जो भी उनके द्वारा स्तंभ लेख लिखवाए गए, लेख भी राजा के द्वारा लिखवाए जाते थे, हमने ये काम किया, उसको लेख, जैसे
अब गांव में नली गली बनता होगा, ठीक, तो मुखिया क्या करते हैं, गली बनवाते हैं ना, गली वहाँ से वहाँ तक गली पूरा एकदम सीमेंट का एकदम गली बनवा दिए, ठीक। तो उसके बाद एगो लगवाया जाता है बोर्ड, उस पर लिखवाया जाता है कि ये गली यहाँ से यहाँ तक बना, इनके घर से इनके घर तक बना है, इसमें इतना पैसा खर्च हुआ है, मुखिया इसके इन मुखिया के द्वारा बनवाया गया, पूरा बड़ा सा बोर्ड लगता है, ठीक। वैसे ही पहले राजा करवाते थे। राजा अपने राज्य में कुछ भी घोषणा करवाना होता था या कुछ भी करवाना होता था, या राजा बहुत ज़्यादा युद्ध जीत कर आए हैं तो सारा युद्ध, अब देखिए इस समय कोई भी युद्ध होता था तो आप टीवी के माध्यम से देख लेते हैं, न्यूज़ के माध्यम से देख लेते हैं, लेकिन उस समय सब कुछ ऑफलाइन था, तो कैसे राजा को पता चलेगा। तो राजा क्या करते थे, अपने राजधानी में या कहीं ऐसे जगह पर जहाँ धार्मिक स्थल है, जहाँ पर सारे लोग आते हैं, वहाँ पर बड़ा सा लेख लिखवा कर, ऐसे बड़ा सा लेख लिखवा कर और बड़ा सा पत्थर पर, और उसमें सब वर्णन करवा देते हैं, हम यहाँ युद्ध जीते, हम यहाँ युद्ध जीते, हम यहाँ युद्ध जीते, हम ये काम करवाएं, भूखे लोगों को ये बंटवाएं, वो बंटवाएं, ताकि गाँव मतलब जनता को, सारे जनता को पता चले कि हमारा राजा इतना दानी है, महान है राजा, ठीक। तो इसके राजाओं के बारे में ऐसे पता चलता है। अभी तक वो स्तंभ लेख बहुत सारे राजाओं के, सम्राट अशोक के स्तंभ लेख मिले हैं, फिर इनके चंद्रगुप्त मौर्य के सारे राजाओं के लगभग लेख मिले हैं, नहीं तो उनके कोई भी धार्मिक ग्रंथ मिला हुआ है उनके बारे में लिखा हुआ, तभी तो राजाओं के बारे में जान पाए हैं ना जी। तो वही राजा के बारे में जो स्रोत जान पाए हैं, अंग्रेजों द्वारा ही क्रमबद्ध रूप से लिखा गया है, लिखवाया गया है, और उसी के आधार पर भारतीय इतिहासकारों ने भी इतिहास क्या किया, लिखा। इससे पहले भी भारत का इतिहास था, लेकिन कहानियों के रूप में था कि ये राजा ने ये किया, उनको उसमें ज़्यादा डेट वोट कुछ लिखा हुआ नहीं था, ठीक। लेकिन अंग्रेजों ने इसको क्रमबद्ध रूप से क्या करवाया, लिखवाया, और अंग्रेजों ने लिखवाया तो अपने तरीके से लिखवाया कि इसको मन हो तो इसको हटा दिया, उसको मन हो तो लगा दिया, ऐसे करवाया अंग्रेजों ने, ध्यान रखिएगा। इसलिए तो भारतीय इतिहास पर हमेशा सवाल उठते रहते हैं कि अंग्रेजों ने ये करवाया, अंग्रेजों द्वारा दिया गया सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं, अंग्रेजों ने इस व्यक्ति को ज़्यादा हाईलाइट कर दिया, इस व्यक्ति को कम हाईलाइट किया, इस व्यक्ति का वर्णन ज़्यादा होना चाहिए था, इस व्यक्ति का तारीफ ज़्यादा होना चाहिए था, इस व्यक्ति का तारीफ कम होना चाहिए था, लेकिन अंग्रेजों ने इस व्यक्ति की तारीफ ज़्यादा करवा दिया। यही तो होता है, अंग्रेज मार करवा कर गए हैं यहाँ से, भारत पाकिस्तान का सिर्फ बंटवारा करवा कर नहीं गए हैं, बहुत 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 अधिक ऐसा बीज जहर बोकर चले गए हैं ना, जिस जहर का प्रभाव भारत में 1000 सालों तक, 2000 मतलब 1000 सालों तक कम से कम रहेगा, इतना बात ध्यान रखिएगा। 1000 सालों तक उस बीज जो बोकर जहर वाला गए हैं उसका प्रभाव भारत में जरूर रहेगा उतना। बहुत कुछ करवा कर उल्टा पुल्टा गए हैं, भारत पाकिस्तान की सिर्फ बंटवारा ही नहीं करवा, और भी बहुत सारे आपस में लड़ने वाला काम करवा कर चले गए हैं। तो चलिए भारतीय स्रोत के बारे में आप समझते हैं कि भारतीय स्रोत कितने प्रकार के हैं, क्या है, भारतीय इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत हैं। आपको पता चल गया कि अंग्रेजों द्वारा कैसे कैसे भारतीय इतिहास को क्या करवाएगा, फिर इस यहाँ से जान के लिखवाएगा। चलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन होगा वो हम बता देंगे, साथ में ही चैप्टर जैसे ही खत्म होगा आप लोग बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में हमें लगता है आ गया होगा। चलिए, और हाँ, यहाँ पर भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से स्रोत है, मुख्य रूप से आपको बताया था ना, आप बोल रहे हैं ना कि जैसे मार हुआ था तो 2 आपका दोस्त बताया ऐसे करके, तो ये देखो स्रोत का कौन कौन से। सबसे पहला जो स्रोत है वो पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा साहित्यिक स्रोत। अब देखो ये दोनों क्या होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत क्या क्या होते हैं। देखिए, पुरातात्विक स्रोत को उन स्रोतों को कहते हैं जो कि राजाओं द्वारा, जो पहले के द्वारा लोगों को उपयोग किए गए जो भी स्रोत हमको मिलते हैं, उनके द्वारा टच किए गया जो भी चीज़ मिलता है हमको टच किया गया, समझ लीजिए। उन्होंने जिन चीज़ों को छुआ है, जिनके द्वारा उनके द्वारा जिन चीज़ों का उपयोग होता है, उन चीज़ों को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जैसे अभी से 100 साल बाद अगर हमारा ये माइक किसी व्यक्ति को मिलेगा तो ये पुरातात्विक स्रोत में होगा, अगर ये मार्कर किसी व्यक्ति को मिलता है तो ये भी पुरातात्विक स्रोत होगा, अगर ये बोर्ड किसी व्यक्ति को मिलता है तो वो भी पुरातात्विक, अगर ये हमारा कपड़ा किसी व्यक्ति को मिलता है तो वो भी क्या, पुरातात्विक स्रोत में होगा। अगर हमारा हड्डी, जैसे हमारा अब तो 100 साल बाद अगर मान लीजिए जब भी मृत्यु हो उसके बाद हड्डी क्या होगा, अगर जलाया जाए तो काम खत्म हो जाएगा, निपट जाएगा, कुछ हड्डी तो बचता है, अगर दफनाया जाएगा तो कुछ हड्डी क्या होगा, मिलेगा, तो ये भी पुरातात्विक स्रोत में ही आता है, ध्यान रखिएगा। या हमारे द्वारा उपयोग किया गया जो नोट होंगे वो अगर मिलेंगे, जो सिक्के होंगे वो मिलेंगे, या हमारे द्वारा लिखवाया गया कोई पत्थर वत्थर पर हम कुछ अपना नाम ऐसे करके कुछ लिखवाए होंगे तो वो मिलेगा, या हमारे द्वारा उपयोग किए गए बर्तन अगर मिलेंगे, हमारे द्वारा उपयोग किया गया जिस बेड पर हम सोते अगर वो बेड मिल गया, कुर्सी मिल गया, मोबाइल मिल गया, किताब मिल गया,
और क्या है, ये जो लाइट है वो मिल गया, ये मतलब हमारे द्वारा हमारा ये घर मिल गया। अगर ये सब मिल जाएगा तो इस सबको पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। साहित्यिक स्रोत क्या है, ये जो किताबें हैं, हाँ किताब जो है वो साहित्यिक स्रोत में आ जाएंगे, सॉरी ये पुरातात्विक से साहित्यिक स्रोतों में। और वो हमारा जो कहानी है, ये हमारे बारे में जो कहानी जानते हैं और बाद वाले लोग भी हमारे बारे में अगर कहानी लिखेंगे ना तो ये सारा कहानी किस में आएगा, साहित्यिक स्रोतों में आएगा। तो पुरातात्विक स्रोत में अभी क्या क्या बताएं हम, पुरातात्विक स्रोत में क्या बताएं, हमारे द्वारा लिखवाया गया कोई भी लेख यानी कि उसको अभिलेख बोलते हैं, अभिलेख। हमारा घर यानी कि स्मारक, स्मारक। हमारा द्वारा उपयोग किए गए जो भी बर्तन हैं, बर्तन यानी कि उसको मृदभांड भी बोलते हैं, मृदभांड। हमारा द्वारा उपयोग किया गया सिक्का, सिक्का हमारे द्वारा नहीं, सॉरी उदाहरण समझा रहे थे, सिर्फ प्राचीन समय के लोगों के द्वारा उपयोग किया गया जो सिक्का है, सिक्का हो गया, या अभिलेख हो गया, स्मारक हो गया, बर्तन हो गया, सिक्का हो गया, या जो कुछ भी उनके द्वारा उपयोग किया गया, बाकी जितने भी सामग्रियाँ मिलती है हम लोगों को, या मूर्ति मिलता है, मूर्ति भी मिलता है, मूर्ति। जैसे हम किसी ईश्वर को मानते हैं, उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं, तो अगर वो मूर्ति मिलेगा, मूर्ति, और मूर्ति के अलावा भी और भी जो कुछ भी स्थान मिलेगा, जगह मिलेगा, जो कुछ भी हमारे द्वारा उपयोग किए गए जो सड़कें मिलेंगी, ये सारा पुरातात्विक स्रोत में आ जाता है। साहित्यिक स्रोत में क्या आता है, साहित्यिक स्रोत में दो तरीके का स्रोत आता है, एक भारतीय स्रोत आता है, भारतीय साहित्य, साहित्य, और एक होता है विदेशी साहित्य, विदेशी साहित्य, साहित्य नहीं दिखाई दे रहा होगा उधर, विदेशी साहित्य। तो एगो भारतीय साहित्य, एगो विदेशी। भारतीय साहित्य में कौन कौन से साहित्य आएंगे, भारतीय साहित्य में वो साहित्य आएंगे, एगो धार्मिक साहित्य आएंगे, एगो धर्मनिरपेक्ष साहित्य आएंगे, ठीक। धार्मिक साहित्य में कौन कौन सा साहित्य आएगा, हिंदू धर्म से संबंधित जो साहित्य है वो, बौद्ध धर्म से संबंधित जो साहित्य है वो, जैन धर्म से संबंधित साहित्य जो है वो मिलेगा। फिर वो धर्मनिरपेक्ष साहित्य में कौटिल्य का जो कौटिल्य यानी चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो, या जो कल्हड़ की राज तरंगिणी है वो भी धर्मनिरपेक्ष साहित्य, मतलब उसमें किसी भी धर्म के बारे में बात नहीं की। विदेशी साहित्य में अगर बात करें तो चीन के जो लेखक आए थे, मतलब चीन के जो यात्री आए थे, अरब के जो यात्री आए थे उनके बारे में, या यूनान के जो यात्री आए थे उनके द्वारा वर्णन किया गया कुछ भारत के बारे में। तो इससे भारत के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। भारतीय साहित्यों में भी भारत के बारे में जानकारी मिलती है। जब आप पुराण पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे राजाओं के बारे में पुराणों में जानकारी मिलती है। तो ये सब जानकारी कैसे मिलता है, भारतीय साहित्य से जानकारी मिलता है। तो अगले भाग में हम लोग भारतीय साहित्य के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि भारतवर्ष की अवधारणा क्या है और स्रोत कैसे कैसे और भारत के इतिहास कैसे लिखे गए हैं, ये सब बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।